नमस्कार। एनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर। नमस्ते। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, जिसका नाम है फेडरलिज्म। हिंदी में हम इसे संघवाद कहते हैं। और ये अध्याय इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें समझाता है कि भारत जैसा विशाल, इतनी विविधता से भरा देश आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल, ये पावर शेयरिंग के विचार को, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, एक कदम और आगे ले जाता है। और बोर्ड एग्जाम्स के नजरिए से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत लॉजिकल और आसान हैं। हाँ, अगर आपने ध्यान से समझा तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम्स, मतलब ये संघीय प्रणालियां कितने प्रकार की होती हैं। फिर हम इसकी विशेषताओं पर जाएंगे, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और इसके बाद जो बहुत जरूरी टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होते हैं। और आखिर में हम लोकल गवर्नमेंट्स की भूमिका को भी समझेंगे, जो कि हमारे देश में शासन का तीसरा स्तर है। हाँ, तो शुरू करते हैं इसके परिचय और परिभाषा से। किताब में एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्टरी लाइन दी गई है। जी। इसमें लिखा है, इंट्रोडक्शन, Federalism is a system of government in which power is divided between different levels of government, ensuring unity while respecting diversity. बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फेडरलिज्म यानी संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति, मतलब पावर, सरकार के सिर्फ एक स्तर पर नहीं होती। अच्छा, मतलब वो केंद्रित नहीं होती। हाँ, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जैसे अलग-अलग स्तरों या लेवल्स के बीच बटी होती है। और इसके दो उद्देश्य बताए गए हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी। बिल्कुल, इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला, देश की एकता, यूनिटी को बनाए रखना, और दूसरा, देश में मौजूद अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी, उसका सम्मान करना। तो ये पावर शेयरिंग से कैसे जुड़ा है? सोर्स में एक लाइन है, फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय पावर शेयरिंग में पढ़ा था, फेडरलिज्म भी सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है। पर ये एक खास तरह का बंटवारा है ना? हाँ, अगला पॉइंट यही है, पावर इज शेयर्ड वर्टिकली। अच्छा, हाँ, याद आया। हमने दो तरह की पावर शेयरिंग पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में शक्ति सरकार के अलग-अलग अंगों, ऑर्गन्स जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, लेकिन फेडरलिज्म वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का उदाहरण है, जहां शक्ति ऊपर से नीचे की ओर, यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार में बंटती है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है वो अगली लाइन में है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इंडिपेंडेंट पावर। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें अपने कामकाज के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन या सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं। तो उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से। संविधान उन्हें अपनी स्वतंत्र शक्तियां देता है। तो इस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को थोड़ा और समझते हैं। सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट्स और सबसे आखिर में लोकल गवर्नमेंट्स। जी, और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जैसा कि सोर्स कहता है, पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स, नॉट ऑर्गन्स। मतलब फेडरलिज्म में शक्ति का बंटवारा सरकार के स्तरों के बीच होता है, अंगों के बीच नहीं। वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। बिल्कुल सही। और हर स्तर का अपना एक दायरा होता है। अगली लाइन है, ईच लेवल वर्क्स विद इन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, है ना? हाँ, अधिकार क्षेत्र, यानी हर स्तर की सरकार का अपना एक दायरा है जिसके अंदर वो कानून बना सकती है, टैक्स लगा सकती है और शासन कर सकती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जरूर, जैसे देश की रक्षा, डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स, ये केंद्र सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। और पुलिस या खेतीबाड़ी? पुलिस और कृषि, ये राज्य सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं।
कोई राज्य सरकार देश की सेना के बारे में फैसला नहीं ले सकती। और केंद्र सरकार किसी राज्य की स्थानीय पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकती। एकदम सही। और ऐसा क्यों किया जाता है? इसका जवाब अगली लाइन में है। प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट वन लेवल, ताकि सारी ताकत किसी एक हाथ में या एक सरकार के पास इकट्ठी न हो जाए। जी, शक्ति का ये बंटवारा बहुत जरूरी है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। तो भारत जैसे विशाल और विविध देशों को संघवाद की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, भारत का नक्शा ही इसका जवाब देता है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, कंट्रीज हैव मेनी लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड रीजन्स। हमारे देश में तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता है। कितनी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। बिल्कुल। और फेडरलिज्म इन सभी को अपनी पहचान बनाए रखने का मौका देता है। इसीलिए कहा गया है, फेडरलिज्म रिस्पेक्ट्स रीजनल डाइवर्सिटी। ये क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करता है और साथ ही देश को जोड़कर भी रखता है। एंश्योर्स यूनिटी विद डाइवर्सिटी। हाँ, ये विविधता में एकता के सिद्धांत को मजबूत करता है। अगला पॉइंट भी बहुत जरूरी है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। जी, जब अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग भाषाई समूहों को लगता है कि उनके पास अपनी सरकार चलाने का अधिकार है, तो टकराव की संभावना कम हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। हाँ, और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम पॉइंट भी दिया गया है। फेडरलिज्म इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एज इट डिवाइड्स पावर वर्टिकली अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेडरलिज्म लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्यों है? तो जवाब यही होगा कि ये शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी वर्टिकल डिवीजन करता है, जिससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती। एकदम सही। तो फेडरलिज्म का ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझने के बाद अब हम इसकी परिभाषा और इसके दोहरे उद्देश्यों को और गहराई से समझेंगे। चलिए, तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। व्हाट इज फेडरलिज्म? हाँ, इसकी सबसे सरल परिभाषा जो आपको याद रखनी है वो है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझा की जाती है और मुख्य रूप से, जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। हाँ, मुख्य रूप से शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। जैसे हम देखते हैं, देश के लिए पार्लियामेंट है और राज्यों के लिए स्टेट असेंबली। बिल्कुल। यहाँ पर 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो सेंट्रल अथॉरिटी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गई स्टेट गवर्नमेंट्स। जी, राज्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स भी कहा जाता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद के दोहरे उद्देश्य। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, यूनिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ावा देना। और दूसरा उद्देश्य है अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, मतलब उसे सम्मान देना और साथ लेकर चलना। बिल्कुल, और ये दोनों उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब केंद्र और राज्यों में भरोसा हो। इसीलिए अगला पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लिविंग टुगेदर, स्टेट्स ट्रस्ट द सेंटर एंड वर्क टुगेदर। हाँ, एक आदर्श संघीय व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट हो और वे सहयोग, कोऑपरेशन से काम करने के लिए सहमत हों। यह साथ रहने का एक समझौता है। तो यहां पर भी एक एग्जाम पॉइंट है। फेडरलिज्म प्रमोट्स यूनिटी while respecting diversity। जी, यह लाइन फेडरलिज्म के दोहरे उद्देश्यों का सार है, समरी है। आप इसे अपने लॉन्ग आंसर्स में कंक्लूजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब जब हमने फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव समझ लिए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया में ये फेडरेशंस बनती कैसे हैं। हाँ, इसी आधार पर अब हम फेडरेशंस के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। देखिए, सोर्स में लिखा है, फेडरेशंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब संघों को इस आधार पे क्लासिफाई किया जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे हुआ है, या हम कह सकते हैं कि संघ बना कैसे है। बिल्कुल।
और इसके दो मुख्य प्रकार हैं। ये 3 या 5 मार्क्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहला प्रकार है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, साथ आकर संघ बनाना। इसका मतलब है, जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर। इसमें कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आते हैं। हाँ, वे अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवेरेनिटी को साझा करके एक बड़ी इकाई या देश बनाने का फैसला करते हैं। फॉर्म अ बिगर कंट्री। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनकी सुरक्षा बढ़े और वे मिलकर आर्थिक विकास कर सकें। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जी, इसमें लिखा है स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। आमतौर पर इस तरह की व्यवस्था में सभी राज्यों के पास समान शक्तियां होती हैं। छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर अधिकार मिलते हैं। और केंद्र का क्या? सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल। हाँ, इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। वो एक तरह से राज्यों के एजेंट के तौर पर काम करती है। इसके उदाहरण क्या हैं? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए, जहां 50 राज्य मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। वो सब पहले अलग थे, फिर साथ आए। समझ गया। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, साथ रहकर संघ बनाना। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ वन कंट्री डिवाइड्स पावर। मतलब एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को बांटने का फैसला करता है। हाँ, वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटता है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यहाँ देश पहले से एक है, वो बस अपनी शक्तियों का विभाजन कर रहा है। तो इसकी विशेषताएं भी अलग होंगी। बिल्कुल, इसमें आम तौर पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। जी, और एक और बड़ा अंतर है, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स। अच्छा, इसमें राज्यों के पास असमान शक्तियां होती हैं। हाँ, इसमें अक्सर कुछ राज्यों को दूसरों की तुलना में विशेष शक्तियां या विशेष दर्जा दिया जा सकता है। जैसे भारत में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और इसके उदाहरण हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। जी, और भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ भी एक एग्जाम पॉइंट है। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 1 मार्क का सीधा सवाल है। भारत किस प्रकार का संघ है? जवाब है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मेरा सुझाव है कि इन दोनों टाइप्स के बीच के अंतर को एक केबल बनाकर याद करना चाहिए। ये बहुत अच्छी टिप है। तो फेडरलिज्म को और अच्छे से समझने के लिए इसका ऑपोजिट सिस्टम समझना भी जरूरी है, जिसे यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। हाँ, अब हम इन दोनों सिस्टम्स के बीच का अंतर देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। ये तो बोर्ड एग्जाम का एक पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, दुनिया के देशों में शासन की मुख्य रूप से ये 2 प्रणालियां होती हैं। कंट्रीज कैन बी गवर्नड थ्रू फेडरल और यूनिटरी सिस्टम्स। तो पहले एकात्म प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिटरी सिस्टम में पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स हैव लिमिटेड पावर्स। मतलब ज्यादातर या सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। हाँ, अगर राज्य होते भी हैं तो उनकी शक्तियां बहुत सीमित होती हैं और वे केंद्र के अधीन होते हैं। इसका मतलब है सेंटर कंट्रोल्स ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस। सभी महत्वपूर्ण फैसले केंद्र सरकार ही लेती है। और वो प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश भी दे सकते हैं। बिल्कुल, इसका उदाहरण हमने पिछले अध्याय में देखा था। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका में सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होने की वजह से तमिल समुदाय के साथ भेदभाव हुआ और देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। जी, अब इसका उल्टा देखते हैं फेडरल सिस्टम में। इसमें तो पावर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है। और इसका मतलब है कि स्टेट्स हैव देयर ओन पावर्स। राज्यों के पास अपनी शक्तियां होती हैं जिनके लिए वे केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होते हैं। इसका उदाहरण भी हमने पढ़ा है, बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम ने यूनिटरी से फेडरल सिस्टम को अपनाकर अपने देश में भाषाई संघर्ष को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो इन दोनों प्रणालियों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है संविधान का, ज्यूरिस्डिक्शन का। तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में शक्तियों का ये बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। केंद्र सरकार अकेले इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। जबकि यूनिटरी सिस्टम में ऐसा कोई संवैधानिक बंटवारा नहीं होता। केंद्र जब चाहे राज्यों की शक्तियों को कम या ज्यादा कर सकता है। एकदम सही।
और यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा कि एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट कहता है, इन अ फेडरल सिस्टम जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली डिफाइंड। तो संघीय व्यवस्था में सरकार के प्रत्येक स्तर का अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से परिभाषित होता है। ये सबसे की पॉइंट है। जी, तो फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बीच का अंतर समझने के बाद अब हम फोकस करेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स पर। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी देश को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो हमारा अगला और आज का आखिरी टॉपिक है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी बोर्ड एग्जाम का एक और बहुत ही जरूरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? हाँ, इसका मूल सिद्धांत वही है, फेडरलिज्म वर्क्स ऑन पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इसकी विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। पहली विशेषता है 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी संघीय देश में सरकार के कम से कम 2 स्तर या टीयर्स होते हैं। एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स। और भारत में हमारे पास तीसरा स्तर भी है, यानी स्थानीय सरकारें। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी विशेषता पर, सेम सिटीजन्स डिफरेंट टीयर्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सेम सिटीजन्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही नागरिक समूह पर अलग-अलग स्तर की सरकारें शासन करती हैं। अच्छा, जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हम पे हमारे राज्य की सरकार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार, और भारत की केंद्र सरकार, दोनों का शासन है। एकदम सही। लेकिन उनका कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है। तीसरी विशेषता, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर्स डिवाइडेड, रिटन रूल्स। मतलब विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। हाँ। और इसी से जुड़ा है चौथा फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लिखित संविधान जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। बिल्कुल। ऐसे बदलावों के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति जरूरी होती है। इसीलिए एक लिखित और कुछ हद तक कठोर संविधान जरूरी है, जिसमें पावर्स क्लियरली डिफाइंड हों। अब आते हैं 5वीं विशेषता पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यायपालिका के 2 काम हैं। मतलब अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाना। हाँ, अदालतों, खास तौर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वो एक अंपायर की भूमिका निभाती है। अंतिम फैसला न्यायपालिका का होता है। और दूसरा काम है संविधान की रक्षा करना। जी। अब छठी विशेषता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता। मतलब पैसों के मामले में आजादी, सेपरेट रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, अपनी स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू के अलग-अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन सा कर केंद्र सरकार लगाएगी, सेंटर फंड्स, और कौन सा राज्य सरकार, स्टेट फंड्स। जी। ताकि राज्य सरकारें पैसों के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर न रहें। तो यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम हाईलाइट भी दिया है, अ फेडरल सिस्टम हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हाँ, याद रखिए ये सारी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक लिखित संविधान और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये 2 स्तंभ हैं जिनके बिना संघवाद काम नहीं कर सकता। अपने उत्तर में इन 2 बिंदुओं पर विशेष जोर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।